Hello students, welcome to Real Academy. My name is Sachin Dubey and today I am here to talk to you on how would you proceed with from now if you are aiming to score full marks in your subject Science 1 or you call it as Science A. अब सीन ये है कि सारे बच्चे एग्जाम्स देने वाले हैं, सारे बच्चों ने साल भर के लिए पढ़ाई की है और सारे बच्चे कहीं ना कहीं ये एम कर रहे हैं कि उनको मैक्सिमम मार्क्स मिले, राइट? लेकिन रही बात मैक्सिमम मार्क्स लाने की, तो वो दो मेजर बातों पे डिपेंड करता है. पहली बात कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है, हाउ मच हैव यू प्रिपेयर्ड, हाउ मच हैव यू जेन्युइनली ग्रास्प्ड, हाउ मच आर यू कॉन्फिडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर डे. एंड सेकेंड, हाउ इज द पेपर अलाइनिंग विथ योर लाइन ऑफ प्रिपरेशन. जो आपने क्वेश्चंस पढ़े हैं वो अगर एग्जाम में आते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा. जो चीज़ें आप ऑप्शन में छोड़ते हो अगर वो एग्ज़ाम में आते हैं तो आपको फ़ायदा नहीं होगा. मैंने एक बार 3 बच्चों से पूछा मेरे क्लास में कि हाउ वुड यू स्कोर गुड मार्क्स, आपका पेपर अच्छा कब जाएगा. तो एक बच्चे ने उठ के बोला कि सर अगर मैं बहुत अच्छा पढ़ाई करता हूँ तो मेरा पेपर अच्छा जाएगा. आई वाज लाइक गुड, फाइन. दूसरा बच्चा बोलता है कि सर अगर पेपर ईजी आएगा तो मेरा पेपर अच्छा जाएगा. मैं बोला ये जवाब भी सही है. मुझे तीसरे बच्चे का आंसर ज़्यादा अच्छा लगा. ही सेज कि अगर मेरा आगे वाला अच्छे से पढ़ के आएगा तो मेरा पेपर अच्छा जाएगा. Now that is what I call as confidence, right? बट कहीं ना कहीं ये बात भी बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल और हवे में है कि आप किसी और पे डिपेंड करके जाओगे. और अगर समय है, इफ यू हैव टाइम, इफ यू हैव रिसोर्सेज एंड इफ यू हैव टीचर्स एंड इफ यू हैव ऑल द प्रोविजंस रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर योरसेल्फ वेल, आई थिंक दिस इज द राइट टाइम. यू टेक एक्शन, यू टेक चार्ज, you take control of your subject and you run towards maximum percentage. Now when I say maximum percentage, different people have different goals set. किसी के लिए शायद 75 भी अच्छा है, किसी के लिए 85 भी अच्छा है, किसी के लिए 90 भी गुड है, किसी के लिए 95 भी इनफ नहीं है, right? So depends on what bar have you set in your mind for your XYZ percentages. But today this session is very particularly for people who are aiming very high. ठीक है, वो people who are aiming high. That does not mean कि बाकी लोगों के काम नहीं आएगा, सबके काम आएगा, provided depends on how much do you implement it. लेकिन to be very clear, it is for people who are running towards 100 marks, like full marks in Science A particularly. अब रही बात Science A की, तो मैं पहले परसेंटेज पे आता हूँ. Like what for full marks? Before that, are you aiming 98% and above? 10th state board exam में, SSC एग्जाम में आप 98% एंड अबव एम कर रहे हो क्या? सबसे पहला सवाल ये आता है. और ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं? बिकॉज अगर आप 98 या उसके ऊपर एम कर रहे हो तो आप लोग मैथ्स, साइंस और सोशल स्टडीज में मार्क्स लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते. यू जस्ट कैन नॉट लूज मार्क्स इन मैथ्स, साइंस एंड सोशल स्टडीज. लैंग्वेज थोड़ा बहुत मार्क्स तो लेके जाना ही वाला है. इन टर्म्स ऑफ राइटिंग स्किल हो गया, जहाँ पे आपको 4 में से 3 की जगह 3.5, 3.25, 3, 2.5 कुछ भी मिल सकता है, राइट? कहीं ना कहीं मार्क्स जाने वाले हैं, कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक कहीं ना कहीं हो जाएगा. लेकिन मैथ्स और साइंस में फुल मार्क्स लाना मस्ट है अगर आप लोग 98% एंड अबव एम कर रहे हो. एंड इफ दैट इज योर एम, द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, व्हाट फॉर फुल मार्क्स इन साइंस ए और साइंस 1 फॉर सम ऑफ यू. इस सब्जेक्ट की खासियत यह है कि अनलाइक साइंस 2, यहां पे बहुत रटना नहीं है. साइंस 2 में यू हैव टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ थिंग्स. देयर आर मेनी क्लासिफिकेशंस, मेनी प्रॉपर्टीज, ये किंगडम, वो प्रॉपर्टीज, ये फीचर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डिफिकल्ट डायग्राम्स, डिफिकल्ट वर्ड्स. दो देयर आर मेनी स्टूडेंट्स आउट देयर हु लाइक साइंस 2 और साइंस 1. लेकिन साइंस 1 की अच्छी बात यह है, फिर साइंस ए की अच्छी बात यह है कि यह सब्जेक्ट बहुत लॉजिक पकड़ के चलता है और बहुत लॉजिकल है, बहुत कंसेप्चुअल है, राइट? सो देयर आर सम सिंपल स्टेप्स if which you implement periodically and keep doing that and do it sincerely. 100 marks or full marks in science is not a big deal. 40 on 40 or whatever you're planning to aim is not a big deal. अब इस स्टेप्स को बताने के बाद जो उसके आएगा स्टेप आपके एंड पे आता है, वो आता है उसको एग्जीक्यूट करना, उसको इंप्लीमेंट करना. और जो मेरा ऑब्जर्वेशन है अबाउट यू किड्स इज यू लिसन टू एवरीथिंग वेरी केयरफुली बट यू इंप्लीमेंट इट हाफ हार्टेडली. आप बहुत ऊपर से, आप बहुत करने के लिए या फिर आप बहुत फॉर्मेलिटी की तरह चीज़ों को इंप्लीमेंट करते हो, एग्जीक्यूट करते हो. आप लोग सुनते बड़े ध्यान से हो. तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले बात आप ये दिमाग में रखें कि जितना सुनोगे उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ से, उससे ज़्यादा इंटेंसिटी से आप उसको इंप्लीमेंट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे.
So without wasting time, let us move ahead. List down all formulae chapter wise. What I'm trying to say कि आपके हर चैप्टर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉर्मूले हैं, वो ग्रेविटेशन का हो, वो करंट का हो, वो हीट का हो, लेंसेस का हो, लाइट का हो, चैप्टर नंबर 10 हो, हर चैप्टर में फॉर्मूले हैं, राइट? सो आप लोग को सबसे पहला काम क्या करना है, चैप्टर वाइज फॉर्मूले की लिस्ट बनानी है एंड देन सर्कल डाउन द फॉर्मूले दैट यू थिंक यू डू नॉट नो द कंसेप्ट बिहाइंड. जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला ना सबको रट गया है और सबको इसके पीछे का लॉजिक भी पता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आता है. अच्छा क्यों पता है? बिकॉज ये सबसे पहला फॉर्मूला है जो आपने पढ़ा है. साइंस 1 का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट फॉर्मूला जो आप सीखते हो वो ये सीखते हो, और शुरू में सब लोग बहुत एंथू में पढ़ाई करते हैं, इसलिए सबको याद रहता है. लेकिन अगर मैं पूछूंगा कि हाउ मेनी ऑफ यू नो द फॉर्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी, और हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज द हीट कंजर्वेशन प्रिंसिपल इन कैलोरीमेट्री, या फिर अगर पूछूंगा कि मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या है इन टर्म्स ऑफ V एंड U, तो बहुत बच्चे धीरे धीरे कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं. तो आपको पहले एक लिस्ट बनानी है. मान लो आपने चैप्टर नंबर 1 की लिस्ट, 2 की लिस्ट, 3 की लिस्ट, जो भी जितने भी चैप्टर्स में फॉर्मूलों की लिस्ट बना ली. उसके बाद यू विल सर्कल डाउन द चैप्टर्स, द फॉर्मूले दैट यू थिंक यू डू नॉट नो द कंसेप्ट बिहाइंड. जिन फॉर्मूले के पीछे कंसेप्ट आपको याद नहीं आ रहा, जिस फॉर्मूले के पीछे कंसेप्ट आपको याद नहीं आ रहा, उसको आपको सर्कल डाउन करना शुरू करना है. इफ यू आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट कि इसका डेरिवेशन क्या है, इफ यू आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट कि इसका फॉर्मूला आया कैसे, आपको उसको सर्कल डाउन करना शुरू करना है. गो हेड टू डिस्कस दोज डिफिकल्ट फॉर्मूले एंड कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड देम विथ योर फ्रेंड्स हु आर गुड इन साइंस 1 एंड देन अप्रोच द टीचर फॉर डाउट्स फर्दर. अगर आपने लिस्ट बना ली, उसमें सर्कल डाउन कर लिए, तो उन फॉर्मूले के लिए आप पहले अपने फ्रेंड्स को पूछो, ऐसे फ्रेंड्स को जिनको आपको लगता है साइंस 1 अच्छा है, उनको पूछो कि उनको उस फॉर्मूले के पीछे कंसेप्ट पता है क्या. आस्क योर फ्रेंड कि स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन आर स्क्वायर कैसे आता है, और फिर इसका वैल्यू आगे जाके 9.78 कैसे आता है. आस्क दिस क्वेश्चन टू द फ्रेंड्स इन योर विसिनिटी, इन योर सर्कल. व्हाट विल दे हेल्प यू इन? मान लो अगर ये सर्कल करते करते आपके पास 9 फॉर्मूले कलेक्ट होते हैं जिनके पीछे का कंसेप्ट आपको पता नहीं, जिसका डेरिवेशन याद नहीं आ रहा, तो ये दोस्त आपका 9 में से कम 5 या 4 डाउट तो क्लियर कर ही देंगे. यू विल बी लेफ्ट विथ लेस अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस टू गो अहेड विथ योर टीचर, बिकॉज आई नो यू आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट इन टॉकिंग टू टीचर्स. आप में से बहुत बच्चे अपने टीचर्स से बात करते ही हो, ऐसा नहीं है. हाँ, फ्रेंड्स से यू कैन टॉक, राइट? सो प्लीज गो अहेड एंड आस्क दोस टू योर फ्रेंड्स, एंड देन व्हाटएवर इज लेफ्ट आउट प्लीज रीच आउट टू योर टीचर्स फॉर आस्किंग डाउट्स. मेरा इस पूरे पॉइंट का रिक्वायरमेंट यह है कि हर फॉर्मूला आपको आना चाहिए, हर डेरिवेशन आपको आना चाहिए, उस डेरिवेशन से रिलेटेड हर कंसेप्ट आपको आना चाहिए. अगर ये पूरा चेन कंप्लीट होगा तो ही आपको न्यूमेरिकल आएगा, और कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल फुल मार्क्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है. मूविंग अहेड, राइट डाउन ऑल दी लॉज, स्टेटमेंट्स, रूल्स mentioned in the entire book chapter wise, and make sure you have also understood them, not simply by hearted. Joule's law हो, Fleming's left hand rule हो, right hand rule हो, normal glitching की कुछ rules हो, न्यूटन का लॉ हो, कोई भी लॉ हो, कोई भी स्टेटमेंट हो, कोई भी रूल हो, चैप्टर वाइज पहले उसको नोट डाउन करना शुरू करो, लिखना शुरू करो. राइट द एंटायर लॉ, एक्चुअली जस्ट डोंट गिव द हेडिंग जूल्स लॉ, राइट डाउन द एंटायर लॉ. एंड वंस यू हैव रिटन डाउन, मेड डाउन दिस लिस्ट, पूरा दिन जाएगा आपका, शायद आधा दिन जाए पूरा लिस्ट बनाने में. उसके बाद बैठ के देखो कि आपको सारे लॉ सच में समझे हैं, सारे रूल्स सच में समझे हैं, कि आपने उसको बाय हार्ट कर लिया ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे वो 1 मार्क या 2 मार्क मिल जाए. अगर आपने बाय हार्ट किया है तो आपको 1 या 2 मार्क मिल जाएगा, वेरी गुड, बट फुल मार्क्स की तरफ आप नहीं जा रहे हो. फुल मार्क्स आपको तब मिलेंगे जो वो सारे लॉज, रूल्स और स्टेटमेंट्स आपको सच में समझे हो और आपने सिर्फ बाय हार्ट ना किया हो. All the questions that involve diagram and theory to answer, for example working of motor या generator हो, या फिर human eye हो, myopia हो, hypermetropia हो, माइक्रोस्कोप हो, टेलीस्कोप हो, होप्स apparatus हो, ऐसे जितने क्वेश्चंस हैं जहां पे अगर शॉर्ट नोट लिखने को आए, आंसर इन ब्रीफ लिखने को आए,
तो आपको एक डायग्राम के साथ साथ आंसर की जरूरत है। सिर्फ आंसर इनफ नहीं होता या फिर सिर्फ डायग्राम इनफ नहीं होता, उसको विद डायग्राम प्रैक्टिस करो। आई टेल यू द लॉजिक बिहाइंड इट। अगर आप पूरा आंसर रटते बैठ जाते हो, उसके बाद डायग्राम अलग से प्रैक्टिस करते हो, तो आप डबल एफर्ट डाल रहे हो। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप डायग्राम पे ही फोकस करो, अच्छे से डायग्राम अच्छे से बनाओ और डायग्राम को इतने अच्छे से समझो कि लुकिंग एट द डायग्राम आपको एक एक पॉइंट्स याद आते जाए, लुकिंग एट द डायग्राम आपको पॉइंट्स याद आते जाए, तो आपका आंसर लिखने का प्रोसेस इजी हो जाता है। आपका आंसर लिखने का प्रोसेस इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, होप्स एपैरेटस का जो ग्राफ है T1 और T2, उसमें क्लियरली दिखता है कि एक ग्राफ फास्ट नीचे आ रहा है, एक ग्राफ स्लो नीचे आ रहा है। अच्छा, जो स्लो नीचे आ रहा है वो 4 डिग्री पे स्टेबल हो रहा है। तो अगर मेरी ग्राफ की पढ़ाई अच्छे से हुई होगी, so I'll be able to write down, na, this is increasing fast, this is decreasing slow, at 4 degree this is stable, then it's abruptly changing, etc, etc, etc. Even in myopia, hypermetropia, what is the lens doing basically, right? So आप डायग्राम पे फोकस करो, डायग्राम को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से प्रैक्टिस करो, और फिर अगर आपने ऐसा किया तो डायग्राम को आप ड्रॉ करके उसमें से यू कैन राइट डाउन योर पॉइंट्स। आई वुड कॉल इट एज एथिकल कॉपिंग। ऐसा कॉपी करना जो अलाउड है। मेरा डायग्राम है ना, मैंने ही बनाया, उसमें से मैं आंसर लिख रहा हूं, राइट? So that will help you. So please practice all those questions that involve diagram and theory so that they help you write your answers better. Further, you must solve yourself all the MCQs and extra numericals apart from textbook to ensure concept clarity. आपके टेक्स्ट बुक के अलावा जो भी आपको एक्स्ट्रा मटेरियल दिया गया है क्लास से, मार्केट में अवेलेबल पब्लिकेशंस है, जो भी नोट्स मिला है, इंटरनेट है, जिस किसी रिसोर्स से आपको टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड कुछ एमसीक्यूज मिल रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स मिल रहे हैं, तो प्लीज सॉल्व देम डाउन। बिकॉज टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स और टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज आप यूजुअली क्या करते हो पता है? आप यूजुअली याद कर लेते हो, और आई विल से रादर यू बाय हार्ट इट, राइट? और अगर कुछ बाहर से आ गया, कुछ घुमा के आ गया, कोई फॉर्मूला ट्विस्ट कर दिया, कोई वर्ड यहां से वहां कर दिया, यूनिटी बदल दिया, तो लिटरली फेस प्रॉब्लम्स। सो टू अवॉइड दैट, कंसेप्ट मुझे समझाए कि नहीं, ये चेक करने के लिए टेक्स्ट बुक तो करना है ही, टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड जितने एमसीक्यूज आपके पास अवेलेबल हैं, जितने भी रिसोर्सेज से सारे एमसीक्यू सॉल्व कर डालो और सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर डालो, बिकॉज दैट विल इवेंचुअली हेल्प यू बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट माइट अराइज इन योर पेपर. While learning, revising, writing the answers, see to it that you do not miss out keywords or scientific language. I come across many students who have this habit of saying कि सर मैं own words में आंसर लिखूंगा, मुझे रटना पसंद नहीं है, I like understanding and writing. All your Newton-Giri is good, but when it comes to scoring marks, when it comes to getting marks for your answers that you have scripted down, the examiner on the other end is purely there to check how much have you understood. At the same time, he needs to be very rational with allotting marks, right? You're not writing an essay over there. आपकी जितनी भी क्रिएटिविटी आप लैंग्वेजेस के पेपर में यूज करो, वहां पे क्रिएटिव बनो, मुहावरे डालो, थॉट्स डालो, प्रोवर्ब डालो, शायरी लिखो. But when you are sticking to an answer which comes under the subject science, which is give reason, distinguish between, differentiate, write the properties, write the characteristics, you must stick to the keywords, you must stick to the scientific language. For example, अगर मुझे, I remember an answer from my 10th standard which was short note on a balanced diet. Now what is balanced diet? Balanced diet is simply diet which contains everything that is required by the body. एक बॉडी को जो लगने वाला है वो सब जिस डाइट में हो उसको बैलेंस डाइट बोलते हैं. लेकिन अगर मैं इतना लिख के आ जाऊं तो मुझे हाफ मार्क्स मिलने की भी प्रॉब्लम हो जाएगी. सो आई हैव टू टॉक अबाउट कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूट्रिएंट्स. देन आई हैव टू टेल in my answer which food resources are giving these things, what is the proportion, what is the frequency, how does it depend on weight, how does it depend on gender, how does it depend on age, etc, 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 right? So please make sure कि आपके आंसर्स में
आप कीवर्ड्स को मिस आउट ना करो, आप साइंटिफिक लैंग्वेज को मिस आउट ना करो, बिकॉज वो कहीं ना कहीं एग्जामिनर को, पेपर चेयर को ये मैसेज देता है कि आपने बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ाई की है, यू हैव नॉट एक्चुअली गॉन डीप इनटू साइंस. ओके, व्हाइल केमिकल रिएक्शंस फॉर्म important part of the exam preparation, 4 chapters have reactions, list all of them down and learn them all. जितने भी reactions आपके बुक में हैं, वो न्यूट्रलाइजेशन हो, वो रिडक्शन हो, वो ऑक्सीडेशन हो, वो रेडॉक्स रिएक्शन हो, वो एल्यूमिना बेस्ड हो, हॉल्स प्रोसेस पे हो, बेयर्स प्रोसेस पे हो, बैलेंस्ड करने के लिए हो, जितने भी रिएक्शंस आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन है, एक बार आप फिर उनको चैप्टर वाइज लिखोगे. चैप्टर नंबर, उसके रिएक्शंस, चैप्टर नंबर, उसके रिएक्शंस. अच्छा, सिर्फ रिएक्शन लिखना नहीं है, रिएक्शन के बाद ब्रैकेट में आप जैसे कैप्शन लिखते हो ना अपने फोटोज को, #माई लाइफ माई रूल्स, वैसे आप वहां पे कैप्शन लिखोगे कि रिएक्शन किस बारे में है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम राइटिंग HCl plus NaOH will form NaCl plus H2O. So I know this is an acid, I know this is a base, and acid and base are basically neutralizing each other to form a salt and water. So this is what? This is a neutralization reaction. तो जब मैं ये reaction लिखूंगा, so bracket में I'll write down neutralization reaction, या फिर reaction of acid with metals to give you hydrogen gas, whatever. तो जो भी आप रिएक्शन लिखते हो उसके ब्रैकेट में आप कैप्शन डालो कि रिएक्शन किस बारे में है. एग्जाम में नहीं, प्रिपरेशन के लिए. एग्जाम में आप ऊपर लिखोगे उसको, फिर जहां भी आपको डिस्क्रिप्टिव तरीके से लिखने का मन करे. बट रिएक्शंस जब रटोगे, लिटरली रिएक्शंस जब रटोगे, बाय हार्ट करोगे, ध्यान में रखने की कोशिश करोगे, सिर्फ अगर आप रिएक्शन पढ़ते गए NaOH, COH ट्वाइस, Fe3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, H2SO4, तो ये हो जाएगा नहीं, वो याद नहीं रहेगा आपको, वो श्योर याद नहीं रहेगा आपको. आप उस XYZ कैप्शन के साथ याद रखो, ताकि बाद में आपको उस रिएक्शन को उल्टा भी लिखना पड़े तो आप लिख पाओ. ठीक है, सो प्लीज प्रैक्टिस ऑल दोज रिएक्शंस from each chapter. Basically 4 of your chapters have reactions majorly. Paper solving is equally important to paper analyzing. There are many people out there who have this habit of solving n number of papers. जिनको कोई तो बोल देता है कि तुम बहुत सारे पेपर सॉल्व करो तो तुम्हारा मार्क्स बढ़ जाएगा, लास्ट 10 years के पेपर सॉल्व कर दो, फुल मार्क्स मिल जाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड पीपल गो ऑन सॉल्विंग पेपर्स मैडली. मैं दिन में 4 करेगा, दिन में 5 करेगा. There is no point in solving papers if you are not finding time to sit and analyze your mistakes, right? अगर मैं first time science का पेपर देता हूँ और I'm scoring 34, और ये मैंने देखा हो, मुझे रियलाइज हो कि यार 34 मुझे मिला है, क्लास में 35 का हाईएस्ट है, 1 मार्क्स से मैं कम हूँ, सो कहीं ना कहीं मैं ऑलरेडी खुद को सुपर हीरो समझता हूँ. एंड आई डायरेक्टली गो अहेड एंड अपीयर फॉर अनदर पेपर. फिर मिला कितना? 35. अच्छा, फिर कितना मिला? फिर 33 मिला. फिर अचानक से एक बार 37 मिल गया. लेकिन आप एक बात नोटिस कर रहे हो, इस सब में क्या मिसिंग है? इसमें ये मिसिंग है. You're not scoring full marks. And why are you not scoring full marks? Because you have not analyzed कि यहाँ पे जो -6 हुआ वो क्यों हुआ, यहाँ पे जो 5 मार्क्स गए क्यों गए, यहाँ का 7 क्यों गया और यहाँ का 3 क्यों गया. जो मार्क्स गए हैं मेरे, उस पे काम करना बहुत जरूरी है. एवरी टाइम यू सॉल्व अ पेपर एंड यू गेट इट चेक, सिट डाउन विद द पेपर, एनालाइज योर मिस्टेक्स एंड मेक इट अ पॉइंट दैट यू डू नॉट रिपीट योर मिस्टेक्स, बिकॉज रिपीटिंग योर मिस्टेक्स इज अ क्राइम, राइट? So please see to it that you write papers enough, get them checked, and sit down and analyze your mistakes. Finding your errors is way far important. अगर आपने दिमाग में रखा है कि मैं बोर्ड एग्जाम के पहले हर सब्जेक्ट के 15 पेपर सॉल्व करने वाला हूं, मैं बोलता हूं 12 ही कर बेटा, लेकिन एनालाइज कर हर पेपर को. ठीक है? So on that note, I would say I wish you all the best. That is all that comes from me in terms of Science 1. Before I conclude this, I'd like to make one more point. Actually, 2 more points. One point is, if you are aiming full marks, you just cannot accept the concept of leaving an option. आप कुछ भी ऑप्शन में छोड़ के नहीं जा सकते. अगर आप ऑप्शन में कुछ भी छोड़ के जा रहे हो, फुल मार्क्स साइंस में भूल जाओ, 98% बोर्ड्स में भूल जाओ. You have to do everything. You just can't leave anything. पहली बात. दूसरी बात, presentation of the paper matters a lot. Okay? एक बात ध्यान में रखो कि आपके स्कूल के टीचर्स आपको जानते हैं, पहचानते हैं आपके नाम से, सरनेम से,
बहुत टाइम से दे नो यू, सो व्हेन दे आर चेकिंग योर पेपर्स दे काइंड ऑफ हैव अ फीलिंग फॉर यू, दे काइंड ऑफ are attached with you, they kind of know you, right? But in your board exams, your papers are going to unknown people to get checked, and there is no introduction, there is no history that you have with them. The only introduction, the only hi hello that happens between you and the paper checker is your handwriting, is your paper presentation, right? और ये जो टीचर्स को पेपर जाते हैं ना चेक करने को, इट्स अ वेरी टीडियस जॉब फॉर देम, बहुत हेक्टिक होता है उनके लिए, उनको टारगेट मिलता है इतने दिन में खत्म करो, इतने पेपर्स का बंडल है, पर पेपर भी उनको बहुत पेमेंट मिलती नहीं है, सो दे आर रियली हैप्पी चेकिंग योर पेपर्स, इट्स अ टास्क फॉर देम, और उनको भी उनके घर के प्रॉब्लम है ना। तो ऐसे में अगर आपका एक पेपर आता है जो बहुत शैबी है, जो फर्स्ट पेज से ही चेक करने में टीचर को तकलीफ हो रही है, तो आप पहले ही पेज में टीचर के दिमाग में अपने लिए गुस्सा डाल रहे हो, एक नेगेटिव एरिया क्रिएट कर रहे हो, जिसका इंपैक्ट हर पेज पे आने वाला है। लास्ट पेज तक शी और ही माइट फील दैट ट्रबल, राइट? तो जहां आपका शायद उनको हाफ मार्क्स ही काटना था, वो एक भी काट के बैठ जाएंगे, बिकॉज यू हैव ट्रबल देम चेकिंग द पेपर, राइट? ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपने पेपर बहुत अच्छा लिखा है, बहुत प्रेजेंटेबल लिखा है, बहुत क्लियर लिखा है, बहुत स्मूथ लिखा है, कुछ कटिंग वटिंग नहीं किया है, सो इन द वेरी फर्स्ट 2-3 पेजेस यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ पॉजिटिव कॉर्नर इन द माइंड, इन द हार्ट ऑफ द टीचर और द पेपर चेकर, which will actually help you in the further pages. कहीं आपका मिस्टेक होगा भी ना, तो टीचर लाइक मी विल डेफिनेटली टेंड टू इग्नोर, वो आधा मार्क्स में नहीं कटूंगा शायद, बिकॉज यू हैव एक्चुअली रिटन ऑल द आंसर्स वेरी वेल। सो ये साइकोलॉजिकल बात है जो बहुत इंपैक्ट करती है। हर साल ऐसा हमने देखा है रिजल्ट्स में कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको हम एक्सपेक्ट करते हैं 92 तो पक्का क्रॉस कर जाएगा, और वो बच्चा लैंड अप होता है 86-87 पे। हर साल वी गेट 3-5 स्टूडेंट्स। कुछ बच्चे होते हैं जिनको हम एक्सपेक्ट करते हैं तो यार 70 के भी प्रॉब्लम है, बट वो आराम से 81-82 तक पहुंच जाता है। यहां पे जो मेन फैक्टर है ना, वो हैंडराइटिंग है। कुछ बच्चे जिनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा नहीं है, प्रेजेंट अच्छा कर देते हैं, मार्क्स ले आते हैं। कुछ बच्चे जिनका प्रिपरेशन अच्छा है, प्रेजेंट अच्छा नहीं करते, मार्क्स गवा बैठते हैं, राइट? सो प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान दो, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू ऑल टू इजीली क्रॉस 98%, and then we can meet further as well. That is all from me as of now for Science 1. Wish you all the best once again. Go ahead, score full marks.